व्यूअर्स, आप सभी को वी टुडेज टॉपिक इज ए लेसन नेम्ड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. This lesson has been taken from class 11 textbook named Hornbill and written by Gordon Cook and Ellen East. तो यह लेसन जो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर गॉर्डन कुक के द्वारा लिखा गया है और इसे लिखने में इस बायोग्राफी को लिखने में मदद की गई है एलन ईस्ट के द्वारा. तो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई ये जो है इस गॉर्डन कुक के जो बेटा है जो 6 साल का है वह कहता है, उसकी स्टेटमेंट है कि हमें मरने से डर नहीं लगता यदि मैं पूरे परिवार के साथ हूँ, यानी पूरा परिवार मेरे साथ है. तो इस लेसन को यद्यपि हमें समझने के लिए किस प्रकार के प्रॉब्लम्स वो फेस किया है, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स दे फेस्ड ड्यूरिंग द वॉयज, तो उस पर चर्चा हम करेंगे. तो इसे समझने में हमें आसानी हो, वी कैन अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे, सो वी ब्रोकन इट इन लिटिल पीसेज. यानी इन अदर वर्ड्स अगर हम आगे अन्य शब्दों में कहें तो इसे हमने पूरे लेसन को टॉपिक यानी छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट दिया गया है ताकि हमें समझने में आसानी हो. तो लेट अस स्टार्ट. तो एज यू नो द टाइटल ऑफ द स्टोरी, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, एंड सब टाइटल of this lesson may be a story of courage. Actually, this story is of courage, teamwork and survival. तो इस कहानी का जो सबटाइटल अगर हम समझें तो ये एक हिम्मत और साहस और वीरता से भरा हुआ लेसन है. टीम वर्क इसमें हमें देखने को मिलता है एंड सर्वाइवल, किस प्रकार से वो ज़िंदगी और मौत से लड़ते हुए सर्वाइव के लिए लड़ते हैं इस समंदर जहाँ चारों तरफ पानी पानी है और पूरी तरह से वेव्स खतरनाक चीज़ें बिल्कुल आ रही, स्टॉर्म आ रहा है, मौसम बिगड़ रहा है, रफ ठीक है, रफेस्ट वेदर दे वेयर वॉइजिंग, इट वाज टू डिफिकल्ट इटसेल्फ. एंड authors Gordon Cook and Alan Rist, as I have already mentioned and told about it. और दिस इज द पिक्चर, ये एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं जब समंदर की लहरें आती हैं, मौसम ख़राब हो जाता है. इन रफेस्ट वेदर द इमेज ऑफ ए शिप यू आर सीइंग हियर, तो किस तरह का हो जाता है इसी को आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में, यानी विच टाइप ऑफ दीज circumstances where they faced the roughest weather. तो किस तरह से उन्होंने फेस किया, तो इस चीज़ को आप जान सकते हैं. इससे अभी मैं ये पिक्चर अभी लिए आपकी इमेजिनेशन के लिए, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए किस तरह से वो सामना करते हैं, इसीलिए इसको दिया गया है. एंड देयर आर सम पार्ट्स ऑफ ए शिप, यानी इस शिप के जहाज़ के कुछ मेन पार्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं. जैसे देयर आर टू इमेजेज ऑफ शिप्स, जो क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड हैं, दीज आर सम टेक्निकल वर्ड्स जिसे आप समझकर आसानी से इसे, क्योंकि इनका मेंशन है इस लेसन में, आप देखेंगे बहुत चीज़ें बहुत बार आई हैं इसमें, जिसको आप आसानी से समझकर मेंशन करेंगे, समझेंगे कि ये किस तरह से वहाँ पे यूज हुई है, ताकि इनकी इमेज, इनकी चीज़ों की जो इमेज है आपके दिमाग में बैठ जाए. सबसे पहले आप ये रोड देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन जो सीधे खंबा सा जो है, यानी दिस इज द स्ट्रेट वर्टिकल, ठीक है. ये वाला इसको इसको हम कहते हैं मास्ट. ये जो होती है पूरी जहाज को पकड़ के, मतलब सारा दारो मदार इसी के ऊपर रहता है. और ये जो अन्य आप साइड पर ये देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं जिब. ये फ्लैग टाइप के कपड़े जो दिख रहे हैं, इसको आप कहते हैं जिब, यानी हेड सेल या जिब, तो कोई प्रकार कोई भी चीज़ कह सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद जो है ये मेन सेल है, और इसमें इसी रॉड पर एक लोहे की, यानी ये वाली पोर्शन जो है, एक रॉड लगा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, बूम कहते हैं, ठीक है.
तो इसी पे फ्लैग जो है ये इस तरह की चीज़ें जो होती हैं फैली हुई रहती हैं, और ये डायरेक्शन चेंज करना या जहाँ शिप का कोई भी तूफान से सामना करना, इसी प्रकार से ये बैलेंस करती हैं। और और नीचे वाले पोर्शन आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 2 सेम चीज़ें हैं। इसमें इसको रडर कहते हैं, इसको ये कील, और ये वाला पोर्शन जो है, यानी ये वाला पोर्शन जो है, ये हल, जहाज़ का आउटर पोर्शन जो है साइड का, इसको हल कहते हैं। और ये कील और रडर जो होते हैं नीचे, ये एंकरिंग का काम करते हैं। एंकर जब जहाज़ को हमें लंगर डालना होता है, क्योंकि जहाज़ किनारे पर नहीं आ सकता। और बाकी ये वाले पोर्शन जो स्टम है, यानी जो यहाँ वाले पोर्शन जो है बांधे जाते हैं, और अंदर वाला जो पोर्शन होती है, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन जो होता है, इसको डेक कहा जाता है। और बाकी ये कॉकपिट है यहाँ इस वाले पोर्शन में, जहाँ पर उस जहाज़ का कैप्टन बैठता है, इसे कॉकपिट कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें मेन सेल है, तो आप इस चीज़ को समझ लें। यानी ये वाला पोर्शन आपका जीभ हो जाएगा, ये वाला पोर्शन मास्ट है, जो खंभा है, इसी पर सब कुछ बंधा रहता है, बूम है। तो दोबारा से मैं इस चीज़ को आपको रिपीट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट, तो वॉयजर्स एंड क्रू, यानी बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन, इंट्रोड्यूसिंग द मेन पार्ट्स ऑफ वॉयज एंड द वॉयजर्स एंड क्रूज। तो इसमें हम आपको द फर्स्ट वॉयजर्स एंड क्रू, इसके जो क्रूज हैं, जो क्रूमैन हैं, उनके बारे में हम आपको बात करते हैं पहले। द फैमिली, फैमिली सबसे पहले जो है, जो इस जहाज़ का जो कैप्टन है, उसकी अपनी एक फैमिली है यहाँ पर, जो इसमें वॉयेजर का काम कर रही है, यानी यात्रियों का काम कर रही है। और वो कौन है? नैरेटर गॉर्डन कुक। एंड इट गॉर्डन कुक, एज यू नो, द गॉर्डन कुक इज ए 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन एंड कैप्टन। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं, जो इसका ऑथर है, उसका नाम गॉर्डन कुक है, जिसकी उम्र 37 साल है, और वह एक बिजनेसमैन एंड कैप्टन है। ठीक हो गया? मैरी हिज सपोर्टिव वाइफ। तो हियर द वर्ड सपोर्टिव प्रीफिक्स बिफोर वाइफ, यानी कहने का मतलब एक सपोर्टिव वर्ड वाइफ के पीछे लगा, जो जब शिप की, यानी उस डेंजरस क्रिटिकल सिचुएशन में शिप उसको काफ़ी सपोर्ट करती है, शिप को, यानी हैंडल करती है, स्टीयरिंग पर बैठती है, ये बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए उसे सपोर्टिव कहा गया है। तो एक नैरेटर हो गया है, एक उसकी वाइफ मैरी हो गई, और तीसरी जो है 7 ईयर ओल्ड डॉटर, यानी 7 साल की एक लड़की है, नेम सुजान। और हियर अगेन द ब्रीफ वर्ड यूज्ड बिफोर हिज डॉटर, यानी नैरेटर की लड़की के आगे ब्रेव लिखा गया है, और ये ब्रेव अपनी बहादुरी का परिचय देती है जब इसे चोट लगती है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने किसी उसके बारे में न रोना और न अपने पिता से किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं करती है। इससे ये पता चलता है कि वह कितनी सिंसियर है, कितनी ब्रेव है। एंड नेक्स्ट, जोनाथन, ऑप्टिमिस्टिक सी 6 ईयर ओल्ड सन। तो इस हियर अगेन द ऑप्टिमिस्टिक वर्ड यूज्ड बिफोर गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ जोनाथन। तो ये एक ऐसा लड़का है जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, जो काफ़ी आशावादी है। तो आशावादी लड़का है, इसीलिए इसके आगे ऑप्टिमिस्टिक लड़का है। और द स्टेटमेंट, जैसे आपने पढ़ा, एज टाइटल, टाइटल में जो स्टेटमेंट है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, और ये इसी लड़के की स्टेटमेंट है। वो सांत्वना देता है कि जब हम साथ साथ हैं तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है। तो 6 साल के बच्चे के इस स्टेटमेंट को ही इसमें टाइटल बनाया गया। तो दिस इज द फैमिली ऑफ नरेटर, यानी इस जहाज के कैप्टन की फैमिली हैं, दो कपल हैं, और दो, यानी सॉरी, एक कपल हो गया और दो उनके बच्चे हो गए, चार। अब नेक्स्ट द क्रूमैन है, यहाँ पर कुछ क्रूमैन हैं। क्रूमैन में लैरी विजिल है, एक्सपर्ट अमेरिकन, यानी एक डेकन। डेकन का मतलब होता है जो स्किल्ड होता है समुद्री जहाज़ों में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के लिए।
तो एक क्रूमैन ये लिया गया है, ये हायर्ड कर रखे हैं किसके द्वारा? गॉर्डन कुक के द्वारा हायर्ड किए गए हैं। और दूसरा है हर्ब सिजलर, ये भी स्विस यानी स्विस का क्रूमैन है, स्विट्ज़रलैंड से लिया गया है, डेक्कन। ये इसके कुल है, यानी कुल कितने हो गए? 6 पैसेंजर्स, 6 वॉयेजर्स हैं इसमें, 6 यात्री हैं। द मिशन एंड द वेसल, तो ये टॉपिक बाय इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक बनाए गए हैं ताकि लेसन समझने में आसानी हो। क्योंकि लेसन ये पूरा मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस लेसन को थ्रू आउट वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस आई विल टीच यू एंड रीड एंड टीच एंड इंटरप्रेट, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं इसको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें दो मेन इंसिडेंट्स वेयर दे टुक प्लेस, यानी कौन-कौन सी घटनाएँ हुई, कहाँ पर हुई और किस तरह से हुई, जो मेन इसकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बताना मेरा मकसद है। द मिशन एंड द वेसल, तो इसमें मिशन क्या था उनका और वेसल के बारे में यानी उस शिप के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो अभी तक हमने जो इसमें जो वॉयेजर्स थे, वॉयेजर्स मीन्स जो इसके यात्री थे, उनके बारे में चर्चा की। एक फैमिली है और 2 क्रूमैन हैं। ठीक हो गया? यानी 4 + 2 = 6 वॉयेजर्स वेयर देयर। ठीक हो गया? अब मिशन, द गोल, इस मिशन का मकसद क्या था? टू डुप्लिकेट द हिस्टोरिक 200 ईयर ओल्ड राउंड द वर्ल्ड वॉयेज ऑफ कैप्टन जेम्स कुक एज जे कैप्टन जेम्स कुक अर्लियर राउंड द वर्ल्ड। ठीक है? यानी 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस यानी जिस कोर्स पर, जिस पथ पर जो है समुद्र में जो है वर्ल्ड का, दुनिया का एक चक्कर लगाया था, उसी को रेप्लिकेट करने के लिए, उसी को डुप्लीकेट करने के लिए, उस ऐतिहासिक 200 साल पहले की उसी रूट पर चलना और उसी तरह से करने के लिए इसमें जो गॉर्डन कुक जो है यानी इस जहाज़ का कैप्टन है, वो भी इसको करना चाहता है। ठीक है? वो अभी लगा द प्रिपरेशन, अब जब जब यात्रा आप करना चाह रहे हो, व्हेन यू वांट टू राउंड द वर्ल्ड वॉयेज यू हैव टू मेक सम प्रिपरेशंस, तो आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी। और उस तैयारियों के लिए क्या किया उसने? 16 ईयर्स ऑफ मास्टरिंग सी फायरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स, 16 साल तक उसने ब्रिटिश का जो समंदर है वहाँ पर विभिन्न प्रकार के इस समुद्री जो चीज़ों में, यात्राओं में जो विभिन्न प्रकार के जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं, तो वहाँ पर उसने इसकी पूरे स्किल्डनेस प्राप्त की। 16 साल तक इसकी तैयारी की, अभ्यास किया और टफेस्ट वेदर में अपने आप को टेस्टेड किया, यानी अपने शिप को टेस्टेड किया। तो सो दैट ही मे बी द मास्टर, ठीक है? सी फारिंग इस संबंधी विभिन्न प्रकार के 16 साल तक उसने इसकी तैयारी की। और द शिप, यानी शिप क्या था? एक्चुअली द नेम ऑफ द शिप वॉज वीवॉकर, एक शिप जो बनाया उसने उसको वीवॉकर का नाम दिया। और उस शिप में क्या खास थी? इट वॉज 23 मीटर्स लॉन्ग एंड 30 टन से इट्स वेट, 30 टन वजन था, 23 मीटर। अन दिस शिप वॉज बिल्ट प्रोफेशनली वुडन हल, यानी लकड़ियों से बना हुआ बड़े मोटे-मोटे तख्ते इसमें थे और जो प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया था। इट वाज़ टेस्टेड रिगरसली इन द रफेस्ट वेदर, यानी दिस वीवॉकर, द नेम ऑफ द शिप वाज़ वीवॉकर, उस जहाज का नाम रखा था वीवॉकर। और जैसे जो है रफेस्ट, बिल्कुल रिगरस तरीके से, रफेस्ट यानी बहुत ही खराब मौसम में समुद्र में का टेस्ट किया था। क्लियर? पार्ट 1, द ग्रैंड ड्रीम एंड स्मूथ बिगिनिंग। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, यानी किस प्रकार से इस शानदार जो सपना उनने देखा था उसकी बिगिनिंग कैसे रही, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। फेज 1 फोकस, यानी पहला जो चरण था वो किस पर फोकस था? प्लानिंग एंड इनिशियल सक्सेस, यानी इन्होंने इसकी यात्रा की जो प्लानिंग की और शुरुआत में उन्हें बहुत अच्छी सक्सेस मिली। द जर्नी बिगिंस, यात्रा कब शुरू हुई?
द जर्नी बिगेन्स 1976 फ्रॉम प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से शुरू हुई। लेग वन, लेग वन एक्चुअली द वर्ड यूज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ जर्नी, यानी किसी पर्टिकुलर पार्ट यानी कोई हिस्से की आप जब यात्रा करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेग इन, यानी वो ये समुद्री यात्राओं में इस प्रकार के टेक्निकल वर्ड यूज किए जाते हैं। 1500 किलोमीटर नहीं 1,05,000 किलोमीटर्स डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। तो ये 1,05,000 किलोमीटर जो है वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक इनकी यात्रा रही। ये पहला उनका वो था यात्रा का इनिशियल जो लिया गया था, और इस यात्रा के दौरान इनका जो मूड यानी जो परिस्थितियां रहीं कैसा रहा, ये काफ़ी जॉयफुल, प्लीजेंट एंड स्मूथ सेलिंग रहा, आनंददायक रहा, खुशनुमा रहा। द टर्निंग पॉइंट, बदलाव कब आया, अचानक चेंज कब हुआ, तो क्या परिवर्तन हुआ, टेकिंग ऑन, इसमें एक टर्निंग पॉइंट आया जब इन्होंने इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा आगे यात्रा की, उसके बाद इन्होंने यानी गॉर्डन कुक जो कैप्टन है इस शिप का, उसने लैरी और हर्ब को जो है ईस्ट से यानी ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले 2 क्रूमैन को हायर किया, लैरी और हर्ब को किया, क्योंकि वो वहाँ पर जो हादसा, जो काफ़ी कठिन परिस्थितियाँ वहाँ पर थी और उस समुंदर में बहुत रफेस्ट प्रॉब्लम थी, इसीलिए उसने अपने साथ 2 क्रूमैन को हायर किया ताकि वो इस प्रॉब्लम से जो है, अगर वहाँ पर कुछ तरह की इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो जाए तो उनको हैंडल कर सकें। पार्ट 2 जो होता है, तो पार्ट 1 में आपने पढ़ा जहाज़ की यात्रा, आराम से उन्नति यात्रा का जो मकसद था 1,05,000 किलोमीटर का, और उसके बाद 2 क्रूमैन को अपने साथ लिया ताकि वो ईस्ट की तरफ आगे बढ़ सकें, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ समंदर में जो था काफ़ी डेंजरस था, इसीलिए। अब पार्ट 2 जो होता है द फरी ऑफ ओशियन, जनवरी 2, तो जनवरी 2 की जो बात है, वहाँ पर जो महासागर था वो काफ़ी फरी यानी डरावना था, बहुत ज़्यादा मुसीबतों भरा हुआ था जो महासागर। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो ये फेज 2 आता है जिस पर फोकस था उनका, क्राइसिस एंड द फाइट फॉर लाइफ। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्राइसिस से उनका सामना हुआ, किस प्रकार द इनॉर्मस वेव्स हिट द शिप, यानी बड़े-बड़े लहरों ने जो है पूरी जहाज़ को जो है तहस-नहस कर दिया, और लाइफ के लिए सर्वाइव करने के लिए किस प्रकार से वो परेशान हुए, तड़पे। द ओमनियस वेव थे, यानी विशाल जो लहरें थी, अब किस प्रकार के थे देखो। फेज 2 में उनका ये रहा कि वो पूरा संघर्ष स्ट्रगल का रहा। A colossal vertical wave twice the height of regular waves strike the ship। तो ये कोलोसल यानी बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े-बड़े जो वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ जो लहरें उठ रही थी, लगभग ट्वाइस द हाइट ऑफ रेगुलर वेव्स स्ट्राइक द शिप। बार-बार जहाज़ की तरफ जो लहरें आ रही थी, उससे दुगनी-तिगुनी यहाँ पर लहरें भी वर्टिकल यानी ऊपर की तरफ उठ रही थी। एक्सप्लोशन यानी ट्रिमेंडस ब्लास्ट स्मैश द डेक एंड फ्लड्स द शिप। तो इसमें बहुत ही बड़े-बड़े विशाल खतरनाक जो हैं पूरी तरह से उन्होंने जो है जहाज़ के डेक और जहाज़ को जो है ट्रिमेंडस यानी खतरनाक तरीके से ब्लास्ट कर दिया, तोड़ दिया। कई चीज़ें बिल्कुल डैमेज हो गई। तो यहाँ पर जो है कैप्टन की को भी इंजरी हुई। तो जहाज़ का एक्सप्लोजन ये हुआ, और वेव काफ़ी ओमनियस थे, और कैप्टन को जो इंजरी हुई, जो ओवरबोर्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस, जहाज जिस प्रकार हिट किया तो पूरी जहाज जो है पलट गया था। तो उस प्रकार से जो कैप्टन था उसके रिब्स यानी कलाइयों पर, और उसके दांत टूट गए, और फिल्ड विद ब्लड द माउथ, यानी पूरे मुंह में खून ही खून हो गया था, क्योंकि पटक दिया था। द फाइट फॉर सर्वाइवल, यहाँ से उनके संघर्ष की पूरी कहानी है इस प्रकार से। तो डेस्परेट मेजर्स, बहुत मुसीबतों में, परेशानियों में का सामना उन्हें करना पड़ा। लैरी एंड हर पंप आउट स्वेटर, क्योंकि पूरी जहाज़ में टूट गया, होल्स हो गए, कई चीज़ें, पूरा पानी भर गया।
तो वो लोग जो है टायरलेसली बिना थके लगातार कंटिन्यूअसली जो है मैडमैन की तरह, पागलों की तरह लैरी और हर्ब जान बचाने के लिए उस जहाज के पानी को निकालने लग गए। मैरी होल्ड द स्टीयरिंग व्हील स्टडी और ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी यानी दिस इन दीज सर्कमस्टांसेस मैरी हर सेल्फ होल्ड, उसने पूरी तरह से जो है जहाज के स्टीयरिंग को संभाला। इसीलिए कहा गया है सपोर्टिव वाइफ, द वर्ड यूज्ड बिफोर मैरी। ठीक है। तो द कैप्टन सेक्वेस्ट गैपिंग होल्स विद वाटर प्रूफ कैनवास, तो वाटर कैनवास के कारण उसकी वजह उसके द्वारा उसने पूरी तरह से उस जहाज के जो गैपिंग होल्स थे उनको भरने का कार्य किया। यानी उस पर तिरपाल लगाया जगह जगह पर, क्योंकि जहाज में विभिन्न प्रकार के होल आए थे, जो पानी आ रहा था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था, ऑलरेडी उस शिप में पानी भरा हुआ था। तो इसीलिए वो कैनवास लगा रहा है और बाकी उन दो पंपों से लैरी और हर्ब जो है पानी निकालने का काम कर रहे थे, सारे लगे हुए थे। और इसमें इसको टेक्निकल क्राइसिस हैं, ये तो आपके डेस्परेट मेजर्स हैं, परेशानियां जो हुई। अब इसमें टेक्निकल क्राइसिस क्या है, हैंडपंप से गेट ब्लॉक्ड बाय फ्लोटिंग केबिन डेब्रिस, क्योंकि जब लहरें आई तो टूट गया, तो उसमें सारा कचरा यानी डेब्रिस आ गया था, जिससे जो है हैंडपंप काम करना बंद हो गए। अब सारे इलेक्ट्रिक पंप जो है शॉर्ट सर्किट हो गए, क्योंकि ब्लॉक सारे ब्लॉक हो गए वो डेब्रिस के कारण। अब इसका सॉल्यूशन के लिए क्या था, एक इलेक्ट्रिक पंप जो है उन्हें चार्ट रूम में पड़ा हुआ था, यानी स्पेयर में एक इलेक्ट्रिक पंप है जो उनका बड़ा काम आया। चिल्ड्रंस करेज, तो यहाँ पर हम बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। ये फेज 3 है, फोकस। तो फेज 3 में द इमोशनल टर्निंग पॉइंट एंड ट्रम्प, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से बच्चे जो हैं, एक टर्निंग पॉइंट ऐसा भी आता है जब वो इमोशनल जो एटमॉस्फेयर जो होता है इमोशनल है, लेकिन उस पर भी वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब किस तरह का है, अनस्पोकन पेन, यानी सुजान सफ़र से सीवियर हेड इंजरी, यानी सुजान जो बेटी है उसके नरेटर की, उसके हेड पर बहुत, यानी आँख के ऊपर ठीक वहाँ पर कट गया था, यानी बहुत ज़्यादा बम्प यानी इंजरी हो गई थी, सूज गया था। लेकिन उसके बाद भी वह पूरी तरह से शांत रहती है, ताकि वो उसके बच्चों यानी उसके माँ-बाप जो है ध्यान डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो सभी को बचाने का काम कर रहे हैं, जहाज़ को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए उसने अपनी चोट को वो रखा, इसीलिए उससे ब्रेव वर्ड यूज़ किया गया था, द क्रूशियल कोट। और उसके बाद जो है यानी नैरेटर का जो बेटा है जोनाथन टेल्स हिज फादर, वही अपने पिता को कहता है कि पापा मुझे डरने यानी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यानी हम अगर आप भी हैं मैं भी हूँ मम्मी है और सिस्टर है, तो मुझे मरने से डर नहीं लगता है। तो ये एक नैरेटर के लिए एक जोश की और उसका तरह से ताकत का कार्य करता है, और बेटी का पेन जो है वो ताकत का कार्य करता है, और स्टेटमेंट जो है अपने आप में उसे दुगना तिगुना कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह के कुछ इमोशनल वहाँ पर चीज़ें होती हैं जो काफ़ी सपोर्टिव रहती हैं। और इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है, द चिल्ड्रंस ब्रेवरी इंस्टिल्स ए रिन्यूड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इन द कैप्टन, जो कैप्टन थक गया था, हार परेशान हो गया था, लगभग हारने के कगार पर था इस संघर्ष में, तो उसे एक ब्रेव यानी एक ताकत देने के का कार्य करता है, उसे एक जोश देने का कार्य करता है, ताकि वह लाइफ को और जहाज को रेस्क्यू कर सके। और इसमें मिरेकल एट इल अम्स्टर्डम, तो उसके बाद एक मिरेकल चमत्कार के रूप में जब आइसलैंड उन्हें मिलता है, अम्स्टर्डम अम्स्टर्डम के नाम से है ये, क्योंकि उस पूरे पानी में कहीं पर उन्हें एक आश्रय चाहिए था जहाँ ज़मीन मिले, यानी एक आइसलैंड मिले। तो छोटा-सा एक आइसलैंड है, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। कैप्टन वास विद ए फाल्टी कंपास, क्योंकि सारे कंपास उसके बह गए थे, एंड रफ कैलकुलेशन टू फाइंड ए टिनी पिन पॉइंट इन द वास्ट ओशियन, यानी पूरे महासागर में एक पिन के समान छोटा-सा एक आइसलैंड था, ज़मीन थी, उसी को वो है उस यानी फाल्टी टाइप का जो हल्का-सा बिल्कुल ढंग से काम नहीं करता था, वो कंपास मिला।
तो उससे उसने कैलकुलेशन किया कि कहीं पर आस-पास है सक्सेस, और वो उसमें सक्सेस भी रहा। ऑन जनवरी 6 द स्पॉट इल एम्स्टर्डम ए फ्रेंच साइंटिफिक आउटपोस्ट जो है, वहाँ पर एक एम्स्टर्डम का नाम का जो 6 जनवरी को जो है उन्हें वो मिला, और जहाँ पर कम से कम उस वहाँ पर जब वो पहुँचे 28 इनहैबिटेंट्स ग्रेट एंड हेल्प द फैमिली एंकर सेफली। तो वहाँ 28 लोग वहाँ पर थे। उन्होंने जो है उन लोगों के यानी इन जहाज़ पर और इनके सबके फैमिली की हेल्प की, जहाज़ को सेफली एंकर करने में। इस प्रकार से उन्होंने इस पर सफलता प्राप्त की, जहाँ जो लगभग लगभग 62 किलोमीटर के आसपास, 62 या 65 किलोमीटर के आसपास वाइड था, और केवल कितने निवासी थे उस एम्स्टर्डम द्वीप आइसलैंड पर? 28। ठीक है? तो ये आप याद रखना। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। और कोर थीम ऑफ डिस्कशन, असल में इसका जो मुख्य जो थीम है डिस्कशन के लिए, तो ह्यूमन रेजिलियंस है। इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते करते मनुष्य जो है एक अपने आप को फिजिकली और मेंटली जो तरुमा होता है, यानी उस तनाव से, दिक्कतों से अपने आप को किस प्रकार से सहन करने के बाद भी आगे खड़ा होता है। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है। ह्यूमन रेजिलियंस देखने को मिलता है, पावर ऑफ यूनिटी यानी टीम वर्क देखने को मिलता है इसमें, सर्वाइविंग एज ए फैमिली टीम रादर देन इंडिविजुअल। वहाँ व्यक्तिगत तौर पर कोई कुछ नहीं करता, बल्कि टीम वर्क में काम करते हैं। शिफ्ट में वो जहाज़ से पानी निकालने का काम करते हैं। कोई स्टीयरिंग संभाल रहा है, तो कोई पंपिंग कर रहा है, पानी निकालने की कोशिश कर रहा है कोई। तो ये सारी कोई टारपोलिन यानी तिरपाल से कई चीज़ों को ढकने का कार्य कर रहा है। उन होल्स को मेंटेनेंस, ये सारा एक टीम वर्क की तरह कार्य कर रहे हैं। ऑप्टिमिज्म वर्सेस डिस्पेयर, तो यहाँ पर जो है आशावादी यानी निराश होने के बजाय आशावादी बनने की कोई, आशावादी वो बन रहे हैं। ए पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज द आउटकम ऑफ ए डिजास्टर। तो क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव सोचा, बचने का रास्ता है, करने की यानी मेहनत की, अल्लाह किया, स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, हाथ पाँव नहीं छोड़े। द इनोसेंस ऑफ यूथ, और यहाँ पर हम देखते हैं यूथ जो है, जो छोटे बच्चे हैं, वो कितने अबोध हैं। उनकी बातें सुनकर चिल्ड्रंस ऑफन सो प्योर अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रेवरी दैट इंस्पायर। तो उनका जो किस प्रकार से अनकॉम्प्लिकेटेड ब्रेवरी, यानी सीधी सी उनकी जो बहादुरी है, चोट लगने के बाद भी उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है, और अडल्ट्स को इंस्पायर करते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। बच्चों का एक जो इंस्पिरेशन वहाँ मिलता है, बच्चों की बातों से जो ताकत मिलती है, वो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दिस इज़ द कोर थीम फॉर डिस्कशन। तो थैंक यू वेरी मच।